हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कल रात में एक बहुत ही गंभीर घटना घटी है लैटिन अमेरिका में। आप सभी अभी तक इससे वाकिफ होंगे। आप थंबनेल में भी देख सकते हैं, तेल में तैरता वेनेजुएला और क्यों बना ट्रंप का शिकार। जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडलाइन जो है वो ये बताती है कि आज का वीडियो वेनेजुएला के ऊपर में है। दोस्तों, बहुत सारे सुबह से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, जो ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल के भंडार पे कब्जा करने के लिए जो है वो ये मिलिट्री एक्सरसाइज वेनेजुएला में लास्ट नाइट को कंडक्ट की। अब सवाल ये उठता है, अवश्य तेल के खजानों पे जो है वो कब्जा करता चाहता है अमेरिका, परंतु इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस घटना के जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे और ये किस तरीके से ग्लोबल फाइनेंस और कमोडिटीज के वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा। परंतु सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका किसी अन्य राष्ट्र में जाके, उसकी धरती पे जाके उसके हेड ऑफ स्टेट को इस तरीके से गिरफ्तार करके ला सकता है क्या? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वो अमेरिका के अंदर में हेड ऑफ स्टेट के ऊपर में मुकदमा जो है वो चला सकता है? एज पर यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 2 सेक्शन 4, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या कोई भी राष्ट्र हो, वो इस तरीके का काम नहीं कर सकता कि वो किसी अन्य राष्ट्र के अंदर में घुस के उस राष्ट्र के राष्ट्रपति को, निर्वाचित राष्ट्रपति को उठा के ले आए और अपने देश में उनके ऊपर में मुकदमा चलाए या केस चलाए। परंतु ऐसी एक घटना पहले भी हुई है। हालांकि वो चुने हुए राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं थे, परंतु 1989 में जब जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस वक्त में पनामा, जो कि एक बहुत ही छोटा कंट्री है आपके लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, उसके अंदर में घुस के, कैरेबियन कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, वहां पे पनामा में अमेरिकन फोर्सेस दिसंबर 20 को अटैक करती है और वहां के जो मिलिट्री डिक्टेटर थे मैनुअल नोरेगा, उनको अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी 1989 में। और इससे रिलेटेड एक मजेदार घटना आपको बताता हूं। मैनुअल नोरेगा के ऊपर में जब अटैक हुआ तो वो जाके वेटिकन का जो एम्बेसी है वहां पे पनामा में, वहां जाके उन्होंने शरण ली। और जब अमेरिकन फोर्सेस लड़ाई लड़ रही थी पनामा की मिलिट्री से, तो 23 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके थे, 320 अमेरिकी सैनिक घायल थे। परंतु जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने ठान लिया था कि मैनुअल नोरेगा को किसी भी तरीके से अरेस्ट करना है, तो उन्होंने इस अटैक को वापस ले लिया, उल्टा उसको और पैना किया। इस सशक्त अटैक के कारण मैनुअल नोरेगा को यह समझ में आ गया कि हार निश्चित है और वो वेटिकन की जो एम्बेसी है पनामा के अंदर में, उसमें जाके छुप गए। अब जब वो वेटिकन की एम्बेसी में छुपे तो आपको मालूम है कि क्रिश्चियन लोगों के लिए वेटिकन जो है वो बहुत ही पूजनीय जगह है। तो अमेरिकन फोर्सेस जो है उन्होंने एक तरीके से मना कर दिया, या जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने उनको मना किया कि आप हथियारों के साथ में वेटिकन की एम्बेसी में नहीं घुस सकते। अब पर मैनुअल नोरेगा को तो अरेस्ट करना था, तो मैनुअल नोरेगा को कैसे इन्होंने अरेस्ट किया? इन्होंने चलाया ऑपरेशन निफ्टी अपना ये निफ्टी जो इंडेक्स है स्टॉक वाला, वही वाला निफ्टी, ऑपरेशन निफ्टी, यानी नाम वही है, ऑपरेशन निफ्टी चलाया। और इस ऑपरेशन निफ्टी में क्या किया अमेरिकन फोर्सेस ने? इन्होंने लगातार कई दिनों तक लाउड स्पीकर पे बहुत ही तेज वॉल्यूम में अमेरिकन पॉप म्यूजिक जो है वो फुल वॉल्यूम में चलाया। मैनुअल नोरेगा उस वॉइस से इतने परेशान हो गए, वो जोर जोर से जो आवाज हो रही थी उससे इतना ज्यादा उनका मेंटल स्टेबिलिटी जो है, मतलब उनका मेंटल बैलेंस जो था वो अनस्टेबल हो गया और उन्होंने जाके बाहर आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि मतलब गंदे म्यूजिक का क्या दिमाग पे प्रभाव पड़ सकता है, इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। डिक्टेटर जो था बहुत ही ज्यादा क्रूड व्यक्ति था मैनुअल नोरेगा, वो भी बुरे म्यूजिक को झेल नहीं पाया
और उसने वेटिकन एम्बेसी से बाहर निकल के आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिकन सैनिकों के सामने। खैर, ये एक अलग सी घटना मैंने सोचा आपको बता दूं, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लीगली देखें तो लीगली अमेरिका के राष्ट्रपति यूनिलैटरल एक्शन नहीं ले सकते हैं किसी फॉरेन सॉइल पे, और वहां के निर्वाचित जो प्रतिनिधित्व करने वाले हेड ऑफ स्टेट जो पर्सन है उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। मैनुअल नोरेगा से निकोलस मदारो का थोड़ा सा सिचुएशन अलग है। निकोलस मदारो का सिचुएशन अलग इसलिए है क्योंकि निकोलस मदारो चुने हुए राष्ट्रपति हैं, मैनुअल नोरेगा जो थे वो मिलिट्री डिक्टेटर थे, इसलिए उनको जो है अमेरिका लेके आया। अमेरिका का संविधान ये बोलता है और यूनाइटेड नेशन का संविधान भी ये बोलता है कि किसी भी राष्ट्र के हेड ऑफ स्टेट को जो है इम्यूनिटी मिलती है, उसको आप अमेरिका के अंदर में उसके ऊपर में केस नहीं चला सकते। या तो ये यूनाइटेड नेशंस की भी जो ट्रीटी है वो यही चीज बोलती है। परंतु मैनुअल नोरेगा के केस में सभी को पता था कि ये कोई चुने हुए राष्ट्रपति नहीं है, ये मिलिट्री डिक्टेटर है, तो इसलिए उनको जो है अमेरिकन कोर्ट में बराबर उनके ऊपर में केस चलाया गया और 40 साल की उनको सजा मिली। बाद में वो रिहा हुए, रिहा होके फ्रांस गए, फ्रांस से वो वापस पनामा आए और 2017 में मैनुअल नोरेगा का निधन हो गया। परंतु मदारो का केस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मदारो जो है 2013 में राष्ट्रपति बने थे, जब ह्यूगो चावेज जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, उनका निधन हो गया था, देहांत हो गया था कैंसर के कारण। फिर 2014 में वेनेजुएला में इलेक्शन हुआ और मदारो जीते। अगेन 2019 में इलेक्शन हुआ, मदारो जीते। परंतु इस बार ट्रंप ने, जो उस टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला कि मदारो ने ये इलेक्शन चोरी किया है, ये जीते नहीं है, और उनको वेनेजुएला का राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद में बाइडेन आए, दोबारा 2024 में इलेक्शन हुआ, फिर मदारो जीते और बाइडेन ने भी मदारो को राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि ये जालसाजी करके जीते हैं या ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है, इसलिए हम इनको राष्ट्रपति नहीं मानते क्योंकि लीगल वे में इलेक्शन नहीं जीते। अब सवाल ये उठता है कि यदि अमेरिका बोले कि या ट्रंप बोले कि मदारो वेनेजुएला के राष्ट्रपति नहीं है, तो मदारो को जो इम्यूनिटी मिल सकती थी एज ए हेड ऑफ स्टेट, वो इम्यूनिटी तो अब नहीं मिलेगी। ये प्रेसिडेंट जो है, ये हम पहले देख चुके हैं कि मैनुअल नोरेगा ने यही चीज जो है वो कहा था कि मैं हेड ऑफ स्टेट हूं, भली मैं चुन के नहीं आया, परंतु मैं हेड ऑफ स्टेट हूं, मेरे हिसाब से पनामा चल रहा था। तो अमेरिका ने बोला कि नहीं, सिर्फ चुने हुए लीडर को ही हम इम्यूनिटी दे सकते हैं। मदारो बोलेंगे मैं भी चुना हुआ लीडर हूं, राष्ट्रपति हूं, पर आपको मालूम है कि अमेरिका में बाइडेन और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही उन्हें चुना हुआ लीडर मानने से इनकार कर चुका है। तो ये तो बात हुई लीगल फ्रंट की, लीगल एस्पेक्ट की, जो मैंने सोचा आप लोग को बताऊं क्योंकि मुझे लगता है आपने दूसरे कोई वीडियोस में ये बात नहीं सुनी। अब आते हैं जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस पे और ग्लोबल इकोनॉमी पे इसके क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। दोस्तों, मैं कई दिनों पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको स्पष्ट किया था कि वर्ल्ड जो है वो दो धुरी में बट गई है। एक धुरी जो है वो वेस्टर्न नेशंस की है, जहां जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है और अमेरिका के साथ में यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खेमा है जहां पे चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है और ईरान है। ये जो खेमा है रशिया और चाइना का, ये बहुत ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी पे, आप कह लीजिए कि फ्यूल इकोनॉमी के बेसिस पे चलता है। आप बोलोगे ये क्या बात हुई, चाइना तो फ्यूल इकोनॉमी के बेसिस पे नहीं चलता है, परंतु आपकी जानकारी गलत है। चाइना में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका आधार, उसका बेस जो है वो बहुत बड़ा, वहां पे जो फ्यूल है भारी मात्रा में जो मिलता है, क्या क्या मिलता है वहां पे भारी मात्रा में बॉक्साइट ओर मिलता है, वहां भारी मात्रा में कोल मिलता है, वहां भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं। चाइना में सिर्फ ऑयल की कमी है और वो ऑयल जो है उसे ईरान से और रशिया से मिल जाता है और वेनेजुएला से भी मिलता था, तो इसलिए चाइना को कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। परंतु अब जो है एक सोर्स ऑयल का कट हो गया है और चाइना को, और इजराइल और अमेरिका प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो दूसरा सोर्स है यानी ईरान, उसको भी खत्म किया जाए। और वहीं तीसरी तरफ
यूरोपियन यूनियन और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि रशिया जो सोर्स है उसको भी चाइना को किसी भी तरीके से ऑयल सस्ते दामों पे सप्लाई करने पे रोका जाए। ये जो पूरा वेस्टर्न नेशंस का ये जो धुरी है, ये बहुत ज्यादा बौखलाया है, घबराया है चाइना के विकास से और भारत के विकास से। भारत भी विकास कर रहा परंतु उस तेजी से नहीं कर रहा जिस तेजी से चाइना कर रहा है। और ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगी कि भारत जो है वो किसी भी तरीके का थ्रेट जो है वो अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के लिए बना है जैसा कि चाइना बना है। अभी हम दूर दूर तक कहीं भी अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देखे जाते, भले हम कितनी भी कह लें कि हम विश्वगुरु हैं या तमाम तरीके की बातें कर लें, ये सब प्रोपेगेंडा है। फैक्ट ये है कि भारत दूर दूर तक कहीं नहीं है। अमेरिका का यदि कोई आप कह लीजिए कि कॉम्पिटिटर है तो वो है चाइना। चाइना अपनी इकोनॉमी जो है उसका बेस है रेयर अर्थ मेटल्स का, और वो पूरी तरीके से ईवी व्हीकल्स और रिन्यूएबल सेक्टर में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। आपको पता है कि यूरोप के अंदर में आज की डेट में चाइनीज मेड ईवी व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिकल कार्स जो है, वो बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं। और वोक्सवैगन जैसी बड़ी जर्मन कंपनी जो है वो भी घबरा गई है चाइनीज कंपनीज के प्रचार और प्रसार से। और अभी रिसेंटली जर्मनी के जो चांसलर हैं मिस्टर मर्स, MERZ मर्स साहब ने कहा है कि हम अब अपनी जर्मनी की इकोनॉमी चाइना के लिए पहली जैसी खुली नहीं रहने देने वाले। जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगाया है वैसे बहुत जल्दी जर्मनी भी टैरिफ लगाएगा, और जर्मनी की देखा देखी यूरोपियन यूनियन के दूसरे राष्ट्र भी चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ लगाएंगे। तो दो तरीके से अटैक हो रहा है। एक तरफ टैरिफ द्वारा चाइना को जो है, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को यूरोप के और अमेरिका के मार्केट में नहीं बिकने देना, इसका प्रयास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लगती है इलेक्ट्रिसिटी बहुत कोल से और ऑयल से बनती है। ऑयल के सप्लाई को किस तरीके से कट किया जाए चाइना से, इस पे भी अमेरिका काम कर रहा है। उसका पहला एग्जाम्पल मिला था जब इजराइल और अमेरिका ने मिलके ईरान की घेराबंदी की थी और ईरान पे अटैक किया था। दूसरा नमूना भी वेनेजुएला पे कैप्चर करके मिला है। तो ये बात हुई चाइनीज इकोनॉमी को कैसे कंटेन किया जाए, कैसे रोका जाए उसके ऊपर में। अब अमेरिकन इकोनॉमी पे आते हैं। अमेरिका जिस तरीके से चाइना ईवी और रिन्यूएबल सेक्टर पे अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, वैसे ही अमेरिका अपनी पूरी ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में और उस पे पूरी तरीके से काबिज होने में अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। ये इसके ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले ही बनाया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डाटा सेंटर्स हैं, इनको चलाने के लिए भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ऑयल और नेचुरल गैस जो है इनका काफी मात्रा में उपयोग होगा कोयले के अलावा, कोल के अलावा। तो वेनेजुएला पे कैप्चर करके ऑयल के बहुत बड़े भंडार जो हैं, अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी सप्लाई लाइन जो है उसको सुनिश्चित कर लिया है। ये कुछ इराक जैसा लग रहा है कि सद्दाम हुसैन की तख्ता को उन्होंने पलटा था, ये कह के कि सद्दाम हुसैन ने उन टेररिस्ट को फंडिंग किया है जिन्होंने 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक किया था। जबकि बाद में ये पता चला कि ये अमेरिका के कुछ ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की खुराफाती दिमाग की उपज थी, और इस बात में कोई दम नहीं था कि सद्दाम हुसैन जो है उन्होंने टेररिस्ट फंडिंग किसी भी तरीके से की हो जिन्होंने 9/11 का अटैक किया था। ऐसी अब निकोलस मदारो को जो है ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़े ड्रग कार्टेल के सरगना है। ये वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति नहीं है। मदारो इज द हेड ऑफ ए ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन मैस्कुरेडिंग एज ए गवर्नमेंट। ये जो है, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अमेरिका के पब्लिकेशंस, अमेरिका के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में और वहां के चैनल्स में इस तरीके की बातें अब चलने लगी हैं। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि मदारो को पूरी तरीके से, मतलब इन लोगों ने ड्रग ट्रैफिकर, ड्रग किंगपिन के रूप में जो है वो प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास कर लिया है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक आपके सामने आंकड़ा रख दूं जो न्यूयॉर्क टाइम्स में आज छपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है लार्ज ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ये वो ऑयल रिजर्व्स हैं जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, यानी
ये कहा गया है कि धरती के नीचे जो है ये ऑयल मिलेगा इन राष्ट्रों के। इसमें नंबर 1 पे वेनेजुएला आता है। वेनेजुएला में 303 बिलियन बैरल्स जो है वो ऑयल का खजाना जो है वेनेजुएला में है। सेकंड नंबर पे सऊदी अरबिया है, जिसके धरती के नीचे अभी 267 बिलियन बैरल ऑयल जो है वो प्रेजेंट है। तीसरे नंबर पे आता है कनाडा, जिसके पास में 159 बिलियन बैरल है। चौथा है यूएसए, जिसके पास में 89 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व है। पांचवा है रशिया, जिसके पास में 80 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। छठा है लीबिया, जिसके पास में 48 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है। और सातवां है नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका में है, जिसके पास में है 38 बिलियन बैरल। पर दोस्तों ये जो 303 बिलियन बैरल है, ये ऑयल जो है ये तो जमीन के नीचे है ना, या समुद्र के अंदर में है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और ये एनर्जी एस्पेक्ट नाम की एक ऑयल कंसल्टेंसी और रिसर्च फर्म है। इस एनर्जी एस्पेक्ट ने ये कहा है कि आधा मिलियन बैरल भी पर डे निकालने के लिए वेनेजुएला में $10 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको मैं साधारण भाषा में बोलूं तो 90 रुपए का यदि मैं $1 पकड़ूं तो 9,000 करोड़ रुपए 1 बिलियन होता है, $1 बिलियन होता है। और $10 बिलियन यानी 90,000 करोड़ का निवेश होगा, तब जाके 0.5 मिलियन या 5 लाख मिलियन बैरल ऑयल जो है वो धरती से बाहर निकल पाएगा, हमारी मतलब वेनेजुएला की धरती से बाहर निकल पाएगा। तो ये कोई इतना आसान भी नहीं है कि मतलब आज सोचो और कल जो है वो ये ऑयल बाहर निकल के आ गया। ये निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 2 साल का समय जो है वो कहा जा रहा है कि 2 साल का समय लगेगा आपको ये ऑयल को बाहर निकालने में। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में 158.9 यानी मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 159 लीटर होता है। एक बैरल मतलब 159 लीटर्स। तो आप ये समझ लीजिए कि 159 लीटर ऑयल यानी एक बैरल ऑयल जो है वो यदि धरती से निकालना है तो उसमें कितना खर्चा लगेगा। यदि 5 लाख बैरल जो है वो पर डे निकालना है तो उसमें 90,000 करोड़ रुपए लगने वाला है। तो एक बैरल निकालने में कितना पैसा लगेगा ये आप समझ सकते हैं। तो ये इतना भी आसान नहीं है कि भाई आज अमेरिका ने कब्जा किया और कल से ही जो है वो धड़ल्ले से अमेरिका को ऑयल मिलना चालू हो जाएगा। ऑयल के लिए बहुत ज्यादा निवेश करना पड़ेगा अमेरिकन कंपनीज को। आज की डेट में सिर्फ एक ही अमेरिकन कंपनी जो है वो वेनेजुएला में काम कर रही है। उस कंपनी का नाम है शेवरॉन, जो टेक्सास ह्यूस्टन में जिसका हेडक्वार्टर है। और शेवरॉन जो है, शेवरॉन आज की डेट में वेनेजुएला का 25% ऑयल जो है वो निकाल रहा है। पर डे वेनेजुएला में आज की डेट में 1 मिलियन बैरल ऑयल निकल रहा है। वर्ल्ड का टोटल ऑयल प्रोडक्शन 100 मिलियन बैरल से 101 मिलियन बैरल पर डे होता है, पर डे। तो 100 मिलियन बैरल भी अगर पकड़ा तो वेनेजुएला जो है वर्ल्ड के ऑयल प्रोडक्शन का मात्र 1% या उससे भी कम प्रोड्यूस करता है। यही आज से 10-11 साल पहले वेनेजुएला जो है वो 2 मिलियन बैरल जो है वो प्रोड्यूस करता था। पर बहुत लंबे समय तक वेनेजुएला के ऑयल रिग्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। वेनेजुएला की जो ऑयल निकालने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी, उसका नाम है PDVSA। PDVSA में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, वहां के जो बड़े ऑफिसर्स हैं बहुत भ्रष्टाचारी हैं। PDVSA के कैपिटल इक्विपमेंट्स बहुत सारे चोरी हो गए हैं। PDVSA जो है वो ठीक से ऑयल नहीं निकाल पा रहा है, बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है। और यही एनर्जी एस्पेक्ट ने कहा है कि द कंट्रीज ऑयल फील्ड्स आर रन डाउन एंड सफर्स फ्रॉम ईयर्स ऑफ इनसफिशिएंट ड्रिलिंग, यानी खुदाई भी जो है वो भी ठीक से नहीं हो रही। डिलिपिटेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब हो गया। जो पाइप्स ऑयल्स निकाल के पहुंचाती है वो उनकी बड़ी बुरी स्थिति है। फ्रीक्वेंट पावर कट्स, आपको मालूम है तेल को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत रहती है, ऊर्जा की जरूरत रहती है। वो ऊर्जा जो है
वो भी टाइम पे नहीं मिल पा रही है क्योंकि बहुत सारे पावर कट्स होते हैं एंड इक्विपमेंट थ्रेफ्ट। ऐसा एनर्जी एस्पेक्ट जो रिसर्च फर्म मैंने आपको बताया इसका कहना है। तो दोस्तों एक हद तक ये माना जाए कि ऑयल के भंडार पे कब्जा करने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया, मदारो को जो है वो सत्ता से हटाया। परंतु एक एस्पेक्ट ये भी है कि अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके से अपने बैकयार्ड में लेफ्ट ओरिएंटेड स्टेट नहीं रहने देना चाहता। यही कारण है कि इतने सालों तक वो क्यूबा के साथ में जो है उसका कोल्ड वॉर चला है, फिदेल कास्त्रो के बहुत अगेंस्ट रहे हैं जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं। और हमने हाल फिलहाल में देखा कि पिछले 2 हफ्ते से वेनेजुएला का एक नाव जो ऑयल लेके क्यूबा जा रहा था उसको अमेरिका के युद्धपोतों ने रोक दिया था। वहां के जो मिलिट्री नेवी के जो वेसल्स हैं उन्होंने जाने नहीं दिया। और किसी भी तरीके से चाइना को सपोर्ट करने वाला राष्ट्र अमेरिका को नहीं चाहिए लैटिन अमेरिका में या साउथ अमेरिका में। अगला बोला जा रहा है कि अटैक बोल लीजिए या अगला शिकार जो है हो सकता है बोलीविया हो जाए। बोलीविया में लिथियम के बहुत भंडार हैं। इसके साथ ही ब्राजील के लूला जो है उनकी भी स्थिति जो है बहुत डावाडोल समझी जा रही है। पहले ही अमेरिका ने बोल दिया है कि लूला के जो अपोजिशन लीडर मतलब जो उनके मेन कट्टर प्रतिद्वंदी जो है जो पहले ब्राजील के राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, उनको कहा है कि बोल्सोनारो को आप किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करेंगे। बोल्सोनारो को ब्राजील की कोर्ट ने कई साल की सजा सुनाई है जिसके कारण गुस्से में आके डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ ब्राजील के ऊपर में भी लगा दिया है। तो अब लूला के ऊपर में भी एक तलवार लटक रही है और किसी भी तरीके से अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसके बैकयार्ड में लैटिन अमेरिका में किसी भी तरीके से ऐसी सत्ता रहे जो अमेरिका को या वहां की कैपिटलिस्ट को या वहां की पूंजीपति जो एक आप कह लीजिए कि सत्ता है उसको किसी भी तरीके का चैलेंज दे सके। तो ये लेफ्ट ओरिएंटेड थॉट्स वाले जितने भी लीडर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अमेरिका से पंगा मत लो। और खासतौर पे लैटिन अमेरिका के जो लेफ्ट ओरिएंटेड सोशलिस्ट माइंडसेट के जो लीडर्स हैं वो अब खौफ में आ गए क्योंकि अमेरिका यदि ये वेनेजुएला में कर सकता है तो अमेरिका ये बोलीविया में भी कर सकता है, अमेरिका ये पेरू में भी कर सकता है, अमेरिका ये ब्राजील में भी कर सकता है, किसी भी लैटिन अमेरिकन कंट्री में कर सकता है जहां पे उसको ये लगता है कि लेफ्ट ओरिएंटेड या सोशलिस्ट माइंडसेट वाले लोग जो है वो उस देश की सत्ता पे काबिज है। दोस्तों आपको भी सुबह से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे होंगे जिसमें सिर्फ ऑयल के ही एस्पेक्ट पे बात की जा रही है, परंतु मैंने सोचा कि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है। सिर्फ बात ऑयल की नहीं है, ऑयल पे तो कब्जा करना ही है और ऑयल ऑलरेडी अमेरिका में बहुत निकल रहा है, परंतु ऑयल के बहाने ये सारे सोशलिस्ट लीडर्स को एक चैलेंज दे रहे हैं लैटिन अमेरिका के, और खास तौर पे रशिया और चाइना को ये बता रहे हैं कि आप भूल के भी इस तरफ निगाहें नहीं करो, लैटिन अमेरिका की तरफ निगाहें नहीं करो। यदि करोगे तो जो भी राष्ट्र का नेता आपके साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा जैसे कि निकोलस मदारो ने बढ़ाया था, हम उसका काम तमाम कर देंगे। दोस्तों मैं परसों यानी 6 जनवरी को एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं 2026 में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज मेरी रहेंगी उस पर मैं बात करूंगा। यदि आप लोग ये वीडियो देखना चाहेंगे तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।